हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी से अध्याय है यहाँ पे 7 विकास, ठीक है, इवोल्यूशन का यहाँ पे एनसीईआरटी बुक से संपूर्ण पाठ का हल यानी कि क्वेश्चन आंसर देखने वाले, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दे फिर से, ठीक है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अध्याय है 7 एनसीईआरटी बुक से विकास का अभ्यास प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 आता है, डार्विन के चयन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जीवाणुओं में देखी गई प्रतिजैविक प्रतिरोध का स्पष्टीकरण करें, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे विभिन्नताएं हैं विकास का आधार होती है। जीवाणुओं की मूल समष्टि में कुछ जीवाणु प्रतिजैविक यानी कि इसे इंग्लिश में एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है, तो के लिए प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक की अनुपस्थिति में लाभ की स्थिति में नहीं होते। इनकी समष्टि में अधिकांश सदस्य जो होते हैं एंटीबायोटिक के लिए संवेदी होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक का प्रयोग करने पर संवेदी जीवाणु मर जाते हैं, लेकिन जो कुछ एक प्रतिरोधी जीवाणु होते हैं वह लाभ की स्थिति में आ जाते हैं। वह स्पर्धा के अभाव में तेजी से प्रजनन कर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। नई समष्टि में केवल प्रतिरोधी जीवाणु ही होते हैं। इसी को जीवाणुओं में प्रतिरोधकता का विकास कहते हैं, ठीक है। वहीं पे अब देखिए प्रश्न संख्या 2 आता है, यहाँ पे कह रहा है समाचार पत्रों और लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखों से विकास संबंधी नए जीवाश्मों और यहाँ पे मतभेदों की जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ पे हम ही आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। तो उत्तर में हो जाएगा विकास संबंधी विवाद, ठीक है। तो फर्स्ट में है यहाँ पे मानव का विकास एशिया, अफ्रीका व यूरोप में अलग अलग हुआ या आधुनिक मानव अफ्रीका में विकसित हुए व फिर पूरे विश्व में फैल गए, यह अभी भी विवाद का विषय है। वैज्ञानिक इस पर एकमत नहीं है। ओके, अब देखें यहाँ पे सेकेंड में आता है, यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर ही हुई या यह बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आया, विवाद का विषय है, ठीक है। थर्ड में आता है यहाँ पे सारे निएंडरथल, ठीक है, मनुष्य एक साथ कैसे समाप्त हुए, इनकी विलुप्ति विवाद का विषय है। 4 में है यहाँ पे पक्षियों के पंख प्रारंभिक अवस्था में जब वह छोटे थे तब पक्षियों के लिए कैसे लाभप्रद थे, यदि नहीं थे तो कैसे अयोग्य पक्षी भी चयनित होते रहे, ठीक है। तो ये सवाल है। 5वां है यहाँ पे सारे डायनासोर विलुप्त हो गए लेकिन उस समय के अनेक छोटे सरीसृप अभी भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नए जीवाश्म पर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में है यहाँ पे ताइवान के समुद्र से मिले मानव जीवाश्मों के यहाँ पे अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि आधुनिक मानव के विकास से पहले ही वहाँ अनेक प्रकार के मानव पूर्वज रहते होंगे, ठीक है। सेकेंड में आता है यहाँ पे अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार चीन में मिले दांतों के कुछ यहाँ पे है पुरावशेष ऐसे मानव के हैं जो न तो होमो सेपियंस था और न निएंडरथल मानव, ठीक है। अब देखें यहाँ पे थर्ड में आता है यहाँ पे हल्स्काराप्टर एस्क्यूलियाई नामक डायनासोर का यहाँ पे फॉसिल मंगोलिया से मिला था, ठीक है, मिला है। और 4 में आता है यहाँ पे बोबेट वर्म, ठीक है। 5 में है 3.7 अरब वर्ष पुराने जीवाणु जैसे जीव का फॉसिल क्यूबेक कनाडा से मिला है। ओके, अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास करें। तो उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे प्रजाति, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में स्पीशीज कहते हैं। तो यहाँ पे है यह वर्गीकरण की सबसे छोटी एवं मूल इकाई है। किसी भी समष्टि में पाए जाने वाले जीव जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हो उन्हें एक प्रजाति के अंतर्गत रखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए जिसमें से फर्स्ट आता है ऐसे सभी जीवों की उत्पत्ति समान पूर्वज से होती है। दूसरा में है ये परस्पर प्रजनन योग्य होते हैं, ठीक है, और इनसे उत्पन्न संतति पुनः प्रजनन योग्य होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड में आता है यहाँ पे जीवों का ऐसा समूह जिनमें लगभग समानताएं पाई जाती है, अर्थात दूसरी जाति की तुलना में इसके बीच परस्पर अधिक समानताएं पाई जाती है। यह एक ही प्रकार का जीन पूल साझा करते हैं, ठीक है।
अब देखें यहाँ पे 4 है प्रश्न संख्या। मानव विकास के विभिन्न घटकों का पता करें। संकेत में है मस्तिष्क, साइज और कार्य, कंकाल संरचना, भोजन में पसंदगी आदि। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग मानव विकास के समय मस्तिष्क के साइज व कार्य, कंकाल संरचना, भोजन पसंदगी आदि में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे मस्तिष्क आकार की यानी कि ब्रेन साइज की। तो मस्तिष्क के आकार में कपियों की तुलना में मानव मस्तिष्क के साइज में उल्लेखनीय विकास हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में यहाँ पे 350 से 450 सीसी, होमो यहाँ पे हैबिलिस में 650 से 850 सीसी, यहाँ पे होमो इरेक्टस में 900 सीसी व आधुनिक मानव में 1350 से 1450 सीसी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे घ्राण शक्ति से संबंधित भाग छोटा होता चला गया तथा दृष्टि संबंधी भाग बड़ा व जटिल हुआ। संवाद, भाषाई कौशल, कला, तकनीक से संबंधित भाग बढ़े। तंत्रिका पेशीय समन्वय अच्छा हुआ। ठीक है, अब आता है यहाँ पे कंकालीय संरचना। घुटने अधिक वजन सहने में सक्षम हुए। टखने की अस्थि कुछ बाहर की ओर उभरी जिससे द्विपद चलन, ठीक है, बेहतर हुआ। रीढ़ की हड्डी एस की हो गई। ठीक है, एस आकार की हो गई। कपियों में यह वक्रीय थी। श्रोणी मेखला चौड़ी हो गई। आँख की भौं, ठीक है, जिसे आईब्रो भी कहते हैं, तो यहाँ पे का उभार कम हुआ। जबड़े थूथन स्नट नुमा न होकर चपटे हो गए। ठीक है, तो ठोड़ी का विकास हुआ। पैर के तलवे चापदार हो गए। चलने फिरने का ढंग सीधा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आता है खान पान का। तो प्रारंभिक होमोनिड यहाँ पे है डायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस सभी मुख्यतः शाकाहारी थे। होमो इरेक्टस शायद मांसाहारी रहे। बाद में नियंडरथल यहाँ पे है कोमैग्नॉन हुआ। आधुनिक काल सर्वाहारी रहे। छोटे यहाँ पे कैनाइन व लंबी आहार नाल मनुष्य की शाकाहारी प्रकृति की परिचायक है। ठीक है, अब देखिए आगे है यहाँ पे हाथ के अंगूठे की रचना व विन्यास। तो उत्तर में हो जाएगा अंगूठा पूर्ण रूप से विरोधामुखी हो जाने के कारण वस्तुओं पर पकड़ अच्छी हुई तथा कौशल विकास संभव हुआ। अंगूठा लंबा हुआ। अंगुलियां आसानी से वक्रित होकर अच्छी तरह मुड़ जाने वाली बन गई। ठीक है, पांचवा में आता है यहाँ पे इंटरनेट अंतर्जाल तंत्र या लोकप्रिय विज्ञान लेख से पता कि क्या मानवेतर किसी प्राणी में आत्म संचेतना थी। तो उत्तर में लिखेंगे जंतुओं में वृद्धि का स्तर उनके आत्मबोध का परिचायक बनता है। अनेकानेक प्राणियों की जांच आत्मबोध के लिए की गई है। 10 जंतुओं में आत्मबोध की प्रारंभिक अवस्था देखी गई है, लेकिन मनुष्य में आत्मबोध यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस चरम स्तर पर होता है। ठीक है, आगे देखें यहाँ पे अन्य जिन जंतुओं में कुछ कुछ आत्मबोध होता है वह है चिंपैंजी, गोरिल्ला, यहाँ पे है औरंग उट्टन, ठीक है, डॉल्फिन, और यहाँ पे है बॉटल नोज डॉल्फिन, यहाँ पे रिसस बंदर, यहाँ पे यूरोपियन मैगपाइज, हाथी व बोनोबोस। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे 6 में आता है इंटरनेट अंतर्जाल तंत्र संसाधनों के उपयोग करते हुए आज के 10 जानवरों और उनके विलुप्त जोड़ीदारों की सूची बनाए, दोनों के नाम दे। ठीक है, तो उत्तर में हो जाएगा आधुनिक एवं विलुप्त जोड़ीदार प्राणी। तो उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्रम संख्या दिया गया है। यहाँ पे आधुनिक प्राणी, यहाँ पे जोड़ीदार विलुप्त प्राणी। तो फर्स्ट में यहाँ पे मेढक सदृश आधुनिक उभयचर, और यहाँ पे है सिलाकैंथ, यहाँ पे है आधुनिक सरीसृप छिपकली मगरमच्छ आदि, और यहाँ पे है डायनासोर। ठीक है, थर्ड में यहाँ पे आधुनिक पक्षी, यहाँ पे है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, यहाँ पे होमो सेपियस यानी कि आधुनिक मानव, और यहाँ पे है क्रोमैग्नॉन मानव तथा नियंडरथल मानव। ओके, पांचवा में है घोड़ा, और यहाँ पे है इयोहिपस, यहाँ पे है सार्क, यहाँ पे है क्लीमेटियस, यहाँ पे है हाथी, और यहाँ पे है अस्ट्रिगोडोन एलिफाई। ठीक है, यहाँ पे है एरेक्निड, यहाँ पे है ट्राइलोबाइट, यहाँ पे है एकिडना, और यहाँ पे है
लाइसेनॉप्स यानी कि रेप्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे है ऊँट और यहाँ पे है प्रोकैमेलस, ठीक है। तो थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है इसीलिए थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7वां में है विविध जंतुओं और पौधे के चित्र बनाएं, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे विविध जंतुओं और पौधों के चित्र निम्नलिखित है। तो यहाँ से आप लोग देख के बना सकते हैं, ठीक है। पौधे और जंतुओं का चित्र बनाना है, सिंपल सा, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। चित्र जंतुओं का विविध दृश्य, ये सब आपको जंतु हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे है पौधों के चित्र, तो आप लोग और भी अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा जल्दी जल्दी में ड्रॉ किया गया है। तो आगे आता है प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पे, अनुकूलनी विकिरण को एक उदाहरण का वर्णन करें, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग अनुकूलनी विकिरण एक ही प्रकार के पूर्वज से विभिन्न दिशाओं में हुआ विकास अनुकूली विकिरण कहलाता है। जैसे डार्विन की फिंचें, गैलापागोस द्वीप समूहों पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की फिंच दक्षिणी अमेरिकी मुख्यधारा की बीज खाने वाली फिंच से विकसित हुई, ठीक है। आगे है यहाँ पे अलग अलग द्वीपों की अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण इनकी चोंचें अलग अलग प्रकार से अनुकूलित हो गई, कुछ कीट खाने के लिए, कुछ मकरंद चूसने के लिए आदि। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक, यहाँ पे आगे देखिए, प्रसारित होने को अनुकूलनी विकिरण, ठीक है, कहते हैं। तो एक सेकेंड, यहाँ पे अनुकूली लिखा गया था ना, यहाँ पे अनुकूलनी कर लीजिएगा आप लोग, अनुकूलनी, थोड़ा सा डाउट हो जाता है, अनुकूलनी विकिरण थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो जैसे में हो गया यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल यानी कि शिशुधानी प्राणी विकिरण, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा में लिखा गया, इसे आप लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉलेज के लिए, अधिकांश मार्सुपियल एक समान पूर्वज से विकसित हुए। सभी मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विकसित हुए हैं। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न आवासों में प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 आता है यहाँ पे, क्या हम मानव विकास को अनुकूलनी विकिरण कह सकते हैं? तो उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे, किसी दिए भौगोलिक क्षेत्र में एक ही प्रकार के पूर्वज प्रजाति स्रोत से प्रारंभ हुआ भिन्न भिन्न जीवों का विकास अनुकूली विकिरण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूरे विश्व में रहने वाले मनुष्य सिर्फ एक प्रजाति होमोसेपियंस बनाते हैं। तथा कथित मानव नस्ल में सिर्फ कुछ आकारिकीय भिन्नताएं पाई जाती है। आनुवंशिक रूप से सभी मानव समान व एक ही जीन पूल धारण करते हैं। यहाँ पे अनुकूलनी कर लीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। 10 है यहाँ पे प्रश्न संख्या, विभिन्न संसाधनों जैसे कि विद्यालय का पुस्तकालय या इंटरनेट अंतर्जाल तंत्र तथा अध्यापक से चर्चा के बाद, यहाँ पे अध्यापक की चर्चा के बाद किसी जानवर जैसे कि घोड़े के विकासीय चरणों को खोजें, ठीक है। तो उत्तर में हो जाएगा जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर घोड़े का विकास, ठीक है। तो जीवाश्म यहाँ पे विज्ञान के अनुसार घोड़े का उद्भव उत्तरी अमेरिका के मैदानों में लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पे सीनोजोइक युग के इयोसीन काल में हुआ। इसके पूर्वज इयोहिपस लगभग 1 फुट ऊंचे और लोमड़ी के समान थे। इनके अग्रपाद में 4 तथा पश्चपाद में 3-3 अंगुलियां थी, ठीक है। आगे यहाँ पे इनसे ओलिगोसीन काल में मीसोहिपस का विकास हुआ। इनके अग्र तथा पश्चपाद में 3-3 अंगुलियां थी, मध्य की अंगुली बड़ी थी। इनसे मायोसीन काल में मेरिकिपस घोड़ों का विकास हुआ। ये टट्टू जैसे थे। इनके अग्र तथा पश्चपादों में 3-3 अंगुलियां थी। इनमें से बीच वाली अंगुली सबसे लंबी थी और यही पृथ्वी तक पहुंचती थी। यहाँ पे है प्लियोसीन काल में यहाँ प्लायोहिपस घोड़ों का विकास हुआ, ठीक है, ठीक है। ये टट्टू से आकार में ऊंचे थे, ठीक है। इनके पादों में केवल मध्य अंगुली विकसित थी। पार्श्वीय अंगुलियां केवल स्प्लिट अस्थियों के रूप में त्वचा में दबी हुई थी। यहाँ पे प्लीस्टोसीन युग में आधुनिक घोड़े इक्वस का विकास हुआ। इसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर है। एक अंगुली के विकसित होने के कारण घोड़ा तेज दौड़ सकता है। इक्वस में स्प्लिट अस्थियों के अवशेष मध्य
विकसित यहाँ पे उंगली के साथ लगी होती है। घोड़ों का यह विकास वृद्धि, ताकत, गति व मजबूत चबाने वाले दांतों के आधार पर दिशात्मक चयन द्वारा हुआ। ठीक है, आगे यहाँ पे प्रमुख परिवर्तन निम्न प्रकार थे। आकार छोटे से बड़ा हुआ और अग्रपाद में 4 व पश्च में 3 अंगुलियां थी जो खूर यानी कि खूप में बदल गई। ठीक है, छोटे दांत जो कोमल पत्तियां खाने के लिए अनुकूलित थे बड़े दांतों में बदल गए। चबाना बेहतर हुआ, पैरों की लंबाई बढ़ी तथा कपाल का आकार बढ़ा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, तो अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लें। उसके लिए टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप, और वहाँ पे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।